नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परमीचे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक प्रस्ताव पर लेफ्ट के भीतर संग्राम मचा है। सीपीएम की तरफ से तैयार राजनीतिक प्रस्ताव में मोदी सरकार को फासिस्ट या न्यू फासिस्ट नहीं माना है, जिस पर वामपंथी आपस में भिड़ गए हैं। इधर कांग्रेस ने भी सीपीएम के इस रेजोल्यूशन पर तल्ख टिप्पणी की है। वहीं कांग्रेस का अंतरकलह खुलकर सामने आ चुका है। सनातन पर कांग्रेस के अंदर महाभारत छिड़ी है। राहुल गांधी महाकुंभ में डुबकी लगाते लगाते रह गए तो उनकी सरकार के सीएम और डिप्टी सीएम परिवार के साथ कुंभ स्नान करके खुद को धन्य मान रहे हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस दो गुटों में बढ़ चुकी है, जो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। झटका तो लालू परिवार को भी लगा है। लैंड फॉर जॉब्स मामले में सीबीआई की फाइनल चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। तो कैसे विपक्ष का हाल है बेहाल, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जो अब तक इंडी गठबंधन था, जिसमें लेफ्ट एक भूमिका निभा रहा था, वो अलग बात है कि वो सत्ता तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन अब वही बटे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, लेफ्ट के अंदर ये शुरू से डिबेट रहा है कि पहले हमारा आइडियोलॉजिकल लाइन क्या हो। हिंदुस्तान में करीब 13 तरह के वामपंथी हैं, 13 भिन्न भिन्न नाना प्रकार के वामपंथी। तो कोई वो रेड से जो है वो लाइट पिंक तक इनका कलर का कॉम्बिनेशन है ना। ये आपस में ही लड़ते रहते हैं। वो गुलिवर्स ट्रेवल आपने पढ़ा होगा कि जहाँ दो ट्राइब के बीच झगड़ा हो रहा है, बस इसलिए कि अंडा कौन सीधर से काटता है, कोई अंडा बीच से काटता है, इसी को लेकर के युद्ध कर रहे हैं। तो खैर, ये लोग करते रहेंगे। क्या है इसमें खबर? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी हैं, जो दुनिया भर में जाकर के कह रहे हैं कि यहाँ पे फासिज्म आ गया है और ये ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, अंदर अपनी मीटिंग में कहते हैं कि दिस इज हिंदुत्व फासिज्म, हिंदू फासिज्म चल रहा है, ये आरएसएस की सरकार है, ये देश की सरकार नहीं है। तो ये जो रेजोल्यूशन आया है, तो ये रेजोल्यूशन अपने आप में ये बता रहा है कि वामपंथी खास करके सीपीएम ये थोड़ा ज़्यादा प्रैग्मेटिक हो रहे हैं। पहले भी टूट फूट हुई थे कम्युनिस्ट पार्टी में, तो वहाँ सीपीएम प्रैग्मेटिज्म नहीं दिखा पाया, इसलिए बर्बाद हो गए। कई बार इस तरह के मौके आए, कभी प्रधानमंत्री भी बन सकता था उसका, लेकिन प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स आप नहीं करोगे, जमीन से जुड़े हुए नहीं रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अब सीपीएम के साथ दिक्कत क्या है कि बंगाल से भी गए, त्रिपुरा से भी गए, एक जेएनयू में बचे हुए हैं जी। बाकी सारी इनकी जो राजनीति वो केंद्रित कहाँ है? वो केंद्रित है केरल के अंदर में। ये शुरू से रहा है कि ये जो आरएसएस के साथ सीपीएम जो केरल के अंदर में है उसके अच्छे रिश्ते हैं, वहां तारीफ भी कर देते हैं, वहां मोदी की भी तारीफ करने वाले वामपंथी मिल जाएंगे आपको। लेकिन ये जो गेंजेटिक प्लेन के अंदर ये जो नए नए मुसलमान जो ज़्यादा प्याज खाते हैं, इनकी दिक्कत ये है कि मोदी को गाली दो। और दिक्कत क्या है कि ये टैक्टिकल मूव है सीपीएम की। कारण ये है कि हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी वो केरल के अंदर में मजबूत हो रही है। कुछ इधर उधर हो गया तो फिर वहां पे कांग्रेस पार्टी मरेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी ही। कम्युनिस्ट पार्टी की खासियत में बता दूं, जहां से वो गया तो फिर वापस नहीं आता। तो ये जो हिंदुत्व को बचाना, फासिज्म को बचाना, मोदी को बचा के चलना, ये एक टैक्टिकल मूव है, इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल। अंतरकलह से जूझ रही कांग्रेस को अब वामपंथी भी जोर का झटका दे रहे हैं। तो क्या चल रहा है कांग्रेस के अंदर? देखिए, वामपंथी पार्टी और कांग्रेस में झटका ही झटका रहा है, दोनों एक साथ कब रहे हैं। ये तो मौका परस्तों की राजनीतिक गठबंधन है। जहां मौका मिला वहां गठबंधन कर लो, जहां मौका नहीं मिले वहां एक दूसरे के खिलाफ रहो, बंगाल में साथ रहो, केरल में अलग अलग रहो। ये तो कांग्रेस की राजनीति है। और वामपंथी पार्टियों के लिए जनसंघ, आरएसएस, ये सब अछूती कब से हो गई? ये लोगों ने मिलकर इंदिरा गांधी के खिलाफ से गठबंधन किया था और पहली बार वामपंथी पार्टियां भी इनके साथ जुड़ी थी। जिस समय जनसंघ हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी उस समय नाम, तो उस समय तो ये सब एक प्लेटफॉर्म पर आए, आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी बन गई, ये अलग अलग हो गए। कम्युनिस्ट पार्टियों का बेहतर संबंध कांग्रेस से कब रहा है? ये तो इन लोगों की मानसिकता बदली
क्योंकि लगने लगा कि इकट्ठा नहीं होंगे तो ऐसे भी उखाड़ दिए जाएंगे। अब वही स्थिति आगे बढ़ती गई। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, केरल में सीपीएम की मजबूरी है और वामपंथी पार्टियों में 13 पार्टियों की जो बात होती है, फॉरवर्ड ब्लॉक से लेकर सीपीआई तक, अब ये सारी पार्टियों में सीपीएम ही है जो राजनीतिक पार्टी की तरह है, और तो सब एनजीओ की तरह है, सिर्फ दिखावे की पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई है। उससे बेहतर तो राजभर की पार्टी है उत्तर प्रदेश में, एक स्टेट में काम कर रही है, कुछ जिलों में वो उससे ज्यादा संगठनात्मक तौर पर और विधानसभा लोकसभा में ज्यादा सक्रिय है। तो ये स्थिति इनकी रह गई है। तो सीपीएम वाले विजयन को अपनी कुर्सी बचानी है, अपने क्षेत्र में, अपने स्टेट में कम्युनिस्ट पार्टी को, अपनी पार्टी को मजबूत रखना है, तो गठबंधन तो आंतरिक तौर पर करना पड़ेगा। और इसलिए मोदी को टारगेट करने वाले लोगों की लिस्ट जिस तरह से घटती जा रही है, यानी मोदी को टारगेट सीधा किया केजरीवाल ने, गए, मोदी को टारगेट राहुल गांधी कर रहे हैं, अभी क्या स्थिति है इनकी, मोदी को टारगेट करने के लिए उद्धव ठाकरे उभर कर आए, आज उनकी पार्टी खत्म, और चुनाव में तो जो हाल हुआ है वो आगे 20 साल तक वो उभर नहीं पाएंगे। तो जिन्होंने किया टारगेट वो या तो फिर वापस गिड़गिड़ाते हुए आए, जैसे चंद्रबाबू नायडू भी शुरुआती दौर में, पहले सरकार में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी एनडीए में थी, उसके बाद इनको क्या लगा कि अब आंध्र प्रदेश में तो हम मोदी को के खिलाफ जाकर मुसलमानों को साथ लाकर ही कुछ अच्छा कर सकते हैं, बाहर हो गए एनडीए से। बड़ी बड़ी आलोचनाएं की पीएम मोदी के खिलाफ, लेकिन बाद में गिड़गिड़ाते हुए सामने आए, आज मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार 2014 में ऐसे भागे थे कि फिर वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनको समझा दिया गया, देखो एक भी मुसलमान वोट नहीं देगा अगर मोदी के समर्थन में रहे तो, फिर वापस आए। आज वो पीछे पीछे चलते हैं। तो या तो आप इन साथ में रहो या न्यूट्रल रहो, जैसे वाईएसआरसीपी के जगन मोहन रेड्डी रहे या फिर नवीन पटनायक रहे, लंबे समय तक रहे, सत्ता में रहे, बाद में भारतीय जनता पार्टी ने ही रिप्लेस किया, फिर भी वो मिडिल पथ पर बने रहे कि हम केंद्र में कैसे काम करेंगे, राज्य में कैसे काम करेंगे। तो सीपीएम अपनी राजनीति कर रही है, सीपीआई को सहयोग की जरूरत सीपीएम की है। सीपीआई अगर उसके साथ न रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है, तो इसलिए कांग्रेस के अंदर जो अंतरकलह चल रहा है, इसी मुद्दे पर चल रहा है कि राहुल गांधी इतने दिग्भ्रमित हैं कि कभी अपने आप को प्योर वामपंथी बना लेते हैं, कभी अपने आप को सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम परस्त बना लेते हैं। तो ऐसे में हम लोग अपने अपने स्टेट में क्या करें? जैसे सुक्खू महाकुंभ गए, क्यों गए? क्योंकि वहां 1% से भी कम मुसलमान है, और ये राहुल गांधी के चक्कर में एंटी हिंदू बने रहेंगे तो हिमाचल प्रदेश में इनकी राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगी। डीके शिव कुमार इसलिए गए क्योंकि सिद्धारमैया राहुल गांधी तो कर ही रहे हैं, अल्लाह अकबर, तो हम जय श्री राम कर लेते हैं, हर हर महादेव कर लेते हैं। तो ये कांग्रेस के अंदर जो अंतरकलह चल रहा है वो आगे बड़ा विस्फोटक होने वाला है। तो कांग्रेस की स्थिति विस्फोटक होने वाली है, लेकिन लालू की भी स्थिति जो है वो काफी नाजुक हो गई है। अब खुद संज्ञान ले लिया जॉब फॉर लैंड में। देखिए, वो तो होना ही था, ये तो कानूनी प्रक्रिया है जी। तो ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कॉल कर लिया हो, ये तो कोर्ट है, चार्जशीट गया है तो बुलाया ही जाएगा। 78 लोग, पूरा का पूरा कुनबा नप गया। दिक्कत क्या है? सुनवाई होगी, बुलाया जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ये ओपन एंड शट केस है, ये ओपन एंड शट केस है। आपने जॉब देने के बहाने घूस लेने के बजाय आपने जमीन लिखवा लिया। कौन कौन सी जमीन लिखवाई गई उसका डिटेल है, हिसाब है, नौकरी दिया गया। कुछ लोगों को नौकरी का बहाना दे करके आपने जमीन भी लिखवा दिया, नौकरी भी नहीं दी। ये तो क्लियर कट है, किस कंपनी के जरिए लिया गया, क्या किया गया, बेचा, फिर उसको कहां से क्या किया, ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन दिक्कत क्या है कि इन लोगों को कोर्ट वोट से कुछ लेना देना नहीं है, कोर्ट वगैरह से कुछ ना दे। केजरीवाल को देखिए, सीएजी की रिपोर्ट आ गई, बेशरम की तरह बैठा हुआ है, कोई ऐसा थोड़ी कि माफी मांग ले कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लालू यादव सजा याफ्ता चारा घोटाले में फंसे हुए आदमी है, सजा मिला हुआ है उनको। तो वो उस तरह का राजनीतिक परिवार के अंदर वो माहौल ऐसा होता है, अच्छा आज वहां केस है, आज वहां केस है, बहुत ही लाइटली, ये शर्म हया सब खत्म। असर कहां पड़ता है? असर पड़ता है जब कोई चीज उससे
चुनाव में हार में हो। वो ये है ना, मत चूको चौहान, ये टाइम आ गया, बड़ा ही टाइमली है ये लोग जिस तरीके से फंस रहे हैं, जिस तरीके से ये उनको इलेक्शन में पंचर करने वाला है, इलेक्शन में इसका इम्पैक्ट होने वाला है, वो इम्पैक्ट का सही इस्तेमाल और जिसका खतरा, जिसका डर तेजस्वी यादव और लालू यादव को सोने नहीं दे रहा होगा कि अगर 1 महीने 1.5 महीने में घोषणा कर दी जाए चुनाव की, तब तो ये लोग न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, तो जो कुछ भी हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत उनको कोर्ट मुकदमा से नहीं है, अरे जेल हो जाएगा फिर वापस आ जाएंगे। मैं तो जेल में सजा याफ्ता है ना। हाँ, चाबी घुमाना चाहिए, नोटिस वोटिस देकर के लालू यादव को भेजना चाहिए कि भाई फिर वापस भेजो जेल, तब दिक्कत होगी जी, है ना। लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी ये सब काम करते नहीं है, तो थोड़ा सा ये होता है कि चलो भाई ऐसा ना हो जाए कि भाई पर्सनल ना हो जाए राजनीति, तो उससे ये लोग को थोड़ा फायदा हो जाता है। लेकिन दिस इज द राइट टाइम। दिक्कत वहां है, नींद इसलिए हराम है कि अगर चुनाव अभी खटाक से अगर अभी घोषणा कर दिया गया, तब फिर ये तो कहीं के नहीं रहेंगे। बिल्कुल। जब भी कोई कानूनी एक्शन होता है, कोई जांच एजेंसी कोई भी स्टेप उठाती है, तो ये कहा जाता है कि ये साजिश है, सत्ता पक्ष ये सब कर रहा है और चुनावी साल में फिर वही आरोप लग रहे हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव को जो सजा हुई है चारा घोटाला में, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो थी नहीं, और इनको बाहर लाने के लिए जो कॉन्स्पिरेसी भी की गई, वो कॉन्स्पिरेसी मनमोहन सिंह की सरकार ने ही की, और छूट दिलाने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार ने अध्यादेश पारित करवा दिया कि नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो गई तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। और उसके बाद मनमोहन सिंह ने डायरेक्ट लालू प्रसाद यादव और उधर सोनिया गांधी के इशारे पर सीधे अध्यादेश पारित करवा दिया कि नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। राहुल गांधी तो गए थे ये पर्ची लेकर फाड़े अध्यादेश की, नहीं हम भ्रष्टाचार के साथ नहीं रहेंगे, और आज उसी के साथ लालू यादव का परिवार, तेजस्वी यादव भी, दोनों मिलकर मछली भात खाते हैं। तो स्थितियां अब बदल चुकी है। इनके ऐसे आरोपों से लोगों को कोई लेना देना नहीं है। लोगों ने समझ लिया है कि ये चोर गैंग है जो आरोप लगाता है। अगर आपकी औकात है तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ भी वही करो, कौन मना कर रहा है? लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कर्नाटक में भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तुम जेल भेजो, या हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी के 10-5 नेता, या फिर उससे पहले जो सरकार थी उसके मंत्री थे, उन सारे के घोटाले को उजागर करो, उनको जेल भेजो, कोई लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अगर बदले की कार्रवाई से ही भ्रष्टाचारियों को सजा मिलती है तो जनता के लिए तो अच्छी बात है, आपस में लड़ो और उसके बाद भ्रष्टाचारियों को जेल भेजो। लेकिन ये स्थितियां नहीं है। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ये जो मामला भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले से चल रही है, और ये कोर्ट ने संज्ञान लिया है, क्योंकि इसमें एक एक सबूत है। ये लोग जीजाजी, सालाजी, मामाजी, मुंहबोली बहन बनाकर, ये भोला यादव जो लालू प्रसाद यादव का पीएस था, उसने पहले जमीन अपने नाम की, उसके बाद मुंहबोली बहन कौन है, हेमा यादव, लालू प्रसाद की बेटी, उनके नाम से जमीन रजिस्ट्री कर दी। ये 3 स्तर पर ऐसे घूमते हुए जमीन लालू प्रसाद की फैमिली में आता था, और इसके बाद भी कह रहे हो कि नहीं नहीं हमने कोई गलत नहीं किया। ये तो जमीन प्रमाण है, रजिस्ट्री है, और उसके बदले उसके परिवार को नौकरी दी है, उसके परिवार को दूसरे कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। तो इसलिए इस मामले में सजा जितनी जल्दी हो या फिर लगातार सुनवाई हो चार्जशीट के ऊपर, तो इनको कम से कम बिहार के लोगों को भी तो ये लगेगा कि ये उस समय का चोर गैंग नहीं है कि चोरी करके अब ईमानदार बन गया। ये अभी भी वैसे ही प्रवृत्ति वाले लोग हैं। अभी भी अगर इसकी सरकार आ गई तो फिर एक एक के घरों से अनाज तक खा जाएगा, चारा पहले खाया है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वामपंथी अब खुद ही अपने एजेंडे पर बुरी तरह से फंस चुके हैं। वहीं इंडी गठबंधन में कांग्रेस हाशिए पर है। कांग्रेस ना तो विपक्षी गठबंधन को हैंडल कर पा रही है और ना ही अपनी पार्टी को बिखरने से बचा पा रही है, जिसके लिए राहुल गांधी कटघरे में है। इंडी गठबंधन में सभी दल अपनी ढपली, अपना राग अलाप रहे हैं। इधर चुनावी साल में लालू परिवार के लिए कानून का शिकंजा कसता जा रहा है, यानी विपक्ष ऑलवेज बेदम है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।